हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 5 के डिस्कशन के बारे में। पहले भी कह चुका हूँ, 5 के बाद भी पेपर आते रहेंगे जब तक मेंस 1 कंप्लीट नहीं हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करनी है। टॉप 200 पीवाईक्यूज 2023 के भी अपलोडेड हैं, उन्हें भी जाके देख लो। 2021 के तो 300 क्वेश्चन अपलोड है, 500 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं और 2024 के भी अपलोड करूंगा। इट विल टेक टाइम, मतलब मेरे को एक हफ्ता और लगेगा, फिर मैं ये अपलोड हो जाएंगे। एक हफ्ता तो लगता ही यार, है ना, सब कुछ एकदम अच्छे से करने में टाइम लगता है ना। तो ये अपलोड हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हें सारा मटेरियल dextercam.in/courses पे अवेलेबल है, वहां से आके तुम देख सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं स्ट्रेट अवे डिस्कशन के बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स of a species or molecules having same shape but different hybridization among the following। शेप सेम होनी चाहिए लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसा चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो अगर हम देखो XCO2 XCF2 को देखो, XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3d है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर्स हैं। Xc के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से कितने गए? 2 बॉन्ड बन गए तो 3 लोन पेयर बचे, तो स्टेरिक नंबर 5 आ गया। तो इसकी शेप आ गई लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। ठीक। CO2 को देखोगे तो CO2 का तो शेप कैसी है, लीनियर है और इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो स्टेरिक नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या गया, sp। यानी कि ये हमारे काम की चीज है जिसमें शेप सेम है और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। I3- और HgCl2 को देखो। I3- अगर देखोगे तो I3- कैसे बनाएंगे, I3- इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें भी क्या होगा, 3 लोन पेयर होंगे। आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर्स हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये भी कैसा हो गया, sp3d हो गया। शेप कैसी हो गई, लीनियर हो गई और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। HgCl2 में, HgCl2 तो सिंपल सीधा स्ट्रेट होगा, तो ये sp हाइब्रिड होगा और लीनियर होगा। तो ये भी हमारे काम की चीज है। ऐसे XCF4 और SF4 को देखो। XCF4 कैसा होता है, XCF4 को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर 6 आ गया, तो ये sp3d2 हो गया और इसका शेप जो आ गया वो स्क्वायर प्लेनर आ गया। और SF4 अगर देखेंगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर इसका 5 आ जाएगा। और 5 स्टेरिक नंबर होने की वजह से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। तो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें डिफरेंट आ रहा है और शेप ही इसका कैसा आएगा, स्क्वायर। इसका शेप कैसा आएगा, सीसॉ आएगा। कैसा आएगा, सीसॉ। तो ये हमारे काम की नहीं है। ठीक, तो ये वाला पेयर काम का नहीं है, तो आंसर हमारा अभी तक 2 ही है, SO2 और OCl2। SO2 को ध्यान से देखो भाई। SO2 में 1 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, और 1 लोन पेयर है। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, स्ट्राइक नंबर हो गया 3। स्टेरिक नंबर 3 हो गया, जलेबी टाइप बन गया, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्राइक नंबर 3 हो गया तो ये sp2 हो गया। sp2 के लिए बेंड शेप हो गई। ठीक। और OCl2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर्स हो गए। तो स्ट्राइक नंबर 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और शेप कैसी आ गई, शेप तो बेंट ही आ गई। तो ये भी हमारे काम की चीज हो गई। तो 3 ऐसी चीजें जो हमारे काम की हैं, 1, 2 और 4। तो आंसर हम 3 को मार्क कर देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें H2 निकल के साथ रिएक्शन रिडक्शन कराया है जिससे हीट निकल रही है और इस दोनों की हमें हीट गिवन है। ठीक। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी कह रहा है। तो इसमें एक बॉन्ड, इसमें कितने बॉन्ड है, 3। इसमें 2 है, इसमें 2 है। भाई ऐसे ही तो बनेगा। एंथ्रासीन कैसे बनाओगे, 3 बॉन्ड इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, यही तो होगा। ठीक है। तो डेल्टा एच थ्योरेटिकल कितनी आ जाएगी, डेल्टा एच थ्योरेटिकल जो आनी चाहिए और ये टोटल 7 बॉन्ड है इंटू -28.6, यानी कि आनी चाहिए 200.2 किलो कैलोरीज पर मोल। और डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कितनी आई है, एक्सपेरिमेंटल आई है -116.2। ठीक। एक्सपेरिमेंटल आई है -116.2 किलो कैलोरीज पर मोल।
ठीक, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई? रेजोनेंस एनर्जी जो हो गई वो हो गई डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल कितनी है? -116.2 माइनस 200.2 विद अ माइनस साइन। तो ये हो गई प्लस, कितनी हो गई? प्लस आ गई 84, प्लस आ गई 84 किलो कैलोरीज पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी का बेहद खूबसूरत सवाल, आसान सवाल, लगाने वाला सवाल लगना चाहिए था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि Br2 और NaOH के साथ फिर H प्लस के साथ इसे हीट किया। Br2 NaOH दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है? एक तो हॉफमैन करेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेगा, ठीक, बिल्कुल। और ये क्या कर सकता है? दूसरा काम ये कर सकता है, हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ साथ क्या कर सकता है? हेलो फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से होगी हेलो फॉर्म और यहाँ से होगी डिग्रेडेशन। तो प्रोडक्ट बना देते हैं भाई इसका। अगर ये डिग्रेडेशन, पहले रिएक्टेंट लिख लेते हैं एक बारी और, ठीक, इसकी NaOH और Br2 से रिएक्शन कराई जाएगी। तो इससे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा NH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक, H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा COH। अब इसे जब H प्लस के साथ हीट करोगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी, एमाइड बनेंगे साइक्लिक। तो 1 2 3 नंबर पे CH3 आ जाएगा, 4 नंबर पे CH3 आ जाएगा और ऐसा एमाइड बन जाएगा। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है? ऐसा आंसर बी आ रहा है, ठीक। तो आंसर बी मार्क कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन अ गिवन रिएक्शन ए प्लस RMgX से क्या बनाना है? हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। अगर हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है इससे, तो एक क्या नहीं हो सकता, हमें ये बताना है। तो अगर RMgX इस पर अटैक करेगा तो ये नीचे आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ये। और इस पे RMgX अटैक करेगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। सेम गोज विद R माइनस, इस पे अटैक करेगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसे निकाल के फिर से ये बना देगा कीटोन, और कीटोन से फिर से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। जब एल्डिहाइड से RMgX की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन पाएगा। तो क्या बन पाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन पाएगा। वाटर डाल देंगे, क्या बनेगा? RCOH, H और R बन जाएगा, तो इससे 2 डिग्री बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। कैन नॉट भी पूछ रहा है तो आंसर डी आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल कह रहा था टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, टॉटोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? जिसके पास अल्फा एच है, इसके पास देखो यहाँ से हो रही है, इसके पास यहाँ पे अल्फा एच है, यहाँ से हो रही है, इसके पास यहाँ पे एच है, यहाँ से हो रही है, इसमें कहीं पे अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ आंसर बी हो गया। अल्फा एच नहीं होना चाहिए, टॉटोमेरिज्म ना होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा एच शुड बी एब्सेंट। अल्फा एच या गामा एच कुछ भी कह लो, दोनों क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है मैच द फॉलोइंग, बोरिक एसिड के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड होता है H3BO3। H3BO3 में sp2 हाइब्रिड बोरॉन है, बिल्कुल सही बात है, पी तो सही हो गया, ठीक, पी तो सही हो गया। अब अगला क्या है? अगला कह रहा है कि डाइबोर, पी सही हो गया। उसके बाद देखो हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड तो नहीं है इसमें। फिर क्या कह रहा है? बोरॉन बॉन्ड हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये तो सही बात है। तो पी हो गया, आर हो गया इसका सही, ठीक। और sp3 हाइब्रिड बोरॉन, sp3 हाइब्रिड बोरॉन नहीं है इसमें, तो ए का पी आर हो गया, ठीक। ए का पी आर हो गया, पी आर वाला ऑप्शन एक ही है, तो आंसर तो यही आएगा। अब देखो ध्यान से, डाइबोरेन क्या है? डाइबोरेन B2S6 है, डाइबोरेन B2S6 है इस तरह से। तो sp2 हाइब्रिड बोरॉन है? बिल्कुल नहीं है। इसमें sp3 हाइब्रिड बोरॉन है, तो इसका एस हो गया। ये इस कार्बन, ये कैसा बोरॉन है? sp3 हाइब्रिड है। बोराजीन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन क्या होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। सब जगह एच लगा दो, बोराजीन क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। बोराजीन क्या होगी? इनऑर्गेनिक बेंजीन।
अब इनऑर्गेनिक बेंजीन में sp2 हाइब्रिड बोरॉन है, बिल्कुल है। रिंग में डी लोकलाइज्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो pqr आ गया, सही है। अब बोरॉन नाइट्राइल को कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या होती है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। तुम्हें देख के ये लगेगा कि ये बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। तो बोरॉन फैमिली देख के अगर तुमने छोड़ा है तो एक बार हाथ उठा देना भाई कि तुमने बोरॉन फैमिली देख के छोड़ दिया है ना। ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चेन आगे बढ़ती जाएगी सब तरफ से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हम्म। अगला कह रहा था इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3 एंड KMnO4 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ AS3 ASO4 H2SO4 एंड Mn2+। तो बेसिकली हुआ क्या, AS2S3 की रिएक्शन KMnO4 के साथ कराई, तो इससे H3ASO4 बन गया, H2SO4 बन गया और Mn2+ बना। तो Mn+7 से +2 चला गया, इसके लिए तो एन फैक्टर आ गया 5, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया m/5। m/5 वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो इससे तो आंसर निकलेगा नहीं। AS2 में ये +3 में है, ये -2 में है, यहाँ पे +5 में और ये +6 में है, तो एन फैक्टर ऑफ इसका कितना आ जाएगा? 2 आर्सेनिक है जो 3 से 5 में गए, प्लस 3 सल्फर हैं जो 6 से -2 से 6 में चले गए, तो इसका जो आ जाएगा एन फैक्टर आ जाएगा 28। तो मतलब काउंट कर लो यार, मेरे से लिखवा क्यों रहे हो, ये तो 4 + 24 आ गया, तो 28 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना? इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/28। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत जरूरी, तुम्हें ये आना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करते समय भी आना चाहिए और नहीं कर रहे हो तब भी आना चाहिए, सोते जागते ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन एंड 0.05 मोलर BaCl2 सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कंटेनर। तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 है, तो इसका बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, और इसके लिए आई की वैल्यू है 3, तो इसका है 0.15, ठीक। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो है हाइपोटोनिक। ये क्या है? हाइपो है, और ये है हाइपर। तो वाटर कहाँ से आएगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। तो किधर से किधर जाएगा? BaCl2 से कहाँ जाएगा? NaCl की तरफ जाएगा, सिंपल है, बी आंसर आ गया। अगला देखो। अगला कह रहा ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से फॉर्म करता है तो पेंटा एसीटेट बनाता है, एकदम हमें याद होनी चाहिए रिएक्शन, क्योंकि 5 OH ही फ्री हैं। 5 OH ही फ्री होते हैं, तो पेंटा एसीटेट बना देता, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जितने OH फ्री होंगे उतने ही पेंटा एसीटेट बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि RONA की रिएक्शन R-X से होनी है और हमसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाई जा रही है। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस अगर हमसे करवाई जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि इनकरेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो अब इसके लिए कह रहा है कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, बिल्कुल सही बात है, ये तो SN2 है, ये तो सही है। द एल्कोक्साइड ऑफ Na मे बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। एल्कोक्साइड हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्काइल हाइड प्राइमरी होना चाहिए, तो ये तुम्हें रिएक्शन इसलिए दी गई जिससे विलियमसन ईथर सिंथेसिस तुम अच्छे से सीख पाओगे। कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। कौन सी है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ठीक। और सिमेट्रिकल ईथर के लिए ओनली फॉर सिमेट्रिकल ईथर ऐसा नहीं, इनसे अनसिमेट्रिकल ही बना सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द KSP ऑफ द बेस MOH होल थ्राइस इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, MOH होल थ्राइस को हमने क्या करा, ब्रेक करा, तो ये हो गया M3+ में और 3OH माइनस में आ गया, तो ये आ गया S और 3S। तो इसकी जो KSP आई वो किसके बराबर आ गई? KSP आ गई S × 3S का होल क्यूब, तो ये आ गई 27 इंटू एस की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻11। तो इसे लिख ले 27 इंटू एस की पावर 4 इज इक्वल टू 27 इंटू
10⁻12, 27 से 27 कट गया तो S की वैल्यू आ गई 10⁻−3। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो आ गया 3 इंटू 10⁻−3। तो आंसर ए आ गया। पीओएच पूछता तो पीओएच भी निकाल देते, पीएच पूछता तो पीएच भी निकाल देते। हमसे जो पूछा है तो हम लोग आसानी से निकाल देते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी कहीं से कहीं तक। ठीक है, आसान सवाल आसानी से लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि HNO3 और H2SO4 से हमें रिएक्शन करानी है, तो हमें क्या कराना है? नाइट्रेशन कराना है। ये क्या है? नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन वहां कराएंगे, ये तो माइनस आई लगा रहा है तो ये डीएक्टिवेटर, और ये क्या है? ये एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर के ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे, तो एक्टिवेटर का ऑर्थो पोजीशन कौन सा है? ए ऑप्शन में। एक्टिवेटर की ऑर्थो पोजीशन कौन सी? ए ऑप्शन में। खत्म हुआ सवाल। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो जरा भाई सबका स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ये एनिलीन हो गई, फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन कह रहे हैं, पैरा नाइट्रो एनिलीन हो गई, फिर एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हो गई, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हो गई। ठीक, फिर हो गई 2,4,6 टेट्रा एन एन डाई मिथाइल 2,4,4,2,6। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी हो गई? सबसे ज्यादा बेसिक तो 4 हो गई। 4 सबसे ज्यादा बेसिक हुई बिकॉज ऑफ इस रिपल्शन, तो ये क्या होगा? घूम जाएगा, तो इसे हम SIR की वजह से 4 सबसे ज्यादा बेसिक हो गई। ठीक, 4 के बाद आया नंबर 3 का, 3 के बाद आया 1 का, 1 के बाद आया 2 का, क्योंकि 2 में तो क्या लग रहा? माइनस एम लग रहा। तो आंसर देख लो, 4, 3, 1, 2 कौन सा है? 4, 3, 1, 2 आंसर हमारा डी है, तो आंसर डी को मार्क कर दिया हम लोगों ने। आसान सवाल, आराम से लग जाना चाहिए। अगला कह रहा था वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज दिस। द वेव नंबर ऑफ H अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज। तो न्यू नंबर बार इज इक्वल टू हो गया क्या? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला में याद है। अब हमसे कह रहा है कि न्यू बार की वैल्यू RH हाइड्रोजन एटम के लिए Z हो गया 1, ये हो गया 1/लाइमन सीरीज के लिए 1 हो गया, और इन्फिनिटी रख दिया इसे। तो हमें जो RH की वैल्यू निकालने को दे दी है, RH की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 109674। हमें RH की वैल्यू पता लग गई। अब हमें निकालनी अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम, तो हमने क्या निकाल लिया? वेव लेंथ, वेव नंबर निकालना। वेव नंबर हो गया किसके बाद? RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर कर दिया। ठीक, सिंपल है, 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/3 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमसे अल्फा लाइन का ही है। बामर सीरीज होती है n = 2 से शुरू, तो उसकी अल्फा लाइन क्या होगी? 3 होगी। तो इसकी वैल्यू हो गई 109674 इंटू जेड की वैल्यू हो गई 2 2 4, ये हो गया 5/4 इंटू 9। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 109674 इंटू 5/9। ठीक, इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो 360,930 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो आंसर ऐसा मार्क कर दो। ये कौन सा आ जाएगा? 60 वाला आंसर आ जाएगा, तो डी आंसर को मार्क कर देंगे। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एंड एरोमेटिक। पोलर एरोमेटिक कौन सा है? ये एरोमेटिक है लेकिन नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन तो चारों तरफ सब जगह घूम जाएगा, तो पोलैरिटी चली जाएगी इसकी। ये भी एरोमेटिक है लेकिन नॉन पोलर है। ये एरोमेटिक भी है और पोलर भी है। एरोमेटिक भी है और पोलर भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। अब आईयूपीएसी नाम जब डाई कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। तो निकेल जो है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, तो इसमें भी +2 में होगा, इसमें भी +2 में होगा, यानी कि इस पे -2 चार्ज होगा और इस पे +2 चार्ज होगा। कैसे निकाला? क्योंकि निकलेट लिखना पड़ेगा हमें NiCl में। अगर हम +2 चार्ज चाहते हैं तो Cl माइनस तो -4 लेके जाएगा, तो उधर -2 लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा एमाइन निकेल 2 टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2। ठीक है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब LAH के साथ इसे रिड्यूस किया, LAH के साथ रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? LAH एमाइड को रिड्यूस कर देगा एमीन में, और कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो ये अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया? ये एमाइड हो गया।
बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच नहीं है, तो पहली रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो है राइमर डायमंड। राइमर डायमंड है तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। फिनॉल प्लस थैलिक एनाइड्राइड से फेनेटॉल बन रहा है, फेनेटॉल नहीं बन रहा। फेनेटॉल का फॉर्मूला जो होता है वो फेनेटॉल ही होता है, CH2CH3। तो इससे क्या बनता है, इससे बन जाती है फिनोफ्थलीन। इससे क्या बनती है, फिनोफ्थलीन। फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनाइड्राइड से कराई जाती है तो क्या बन जाती है, फिनोफ्थलीन बन जाती है। H2SO4 के साथ इसे हीट करोगे तो भैया फिनोफ्थलीन बन जाएगी, इंडिकेटर वाली फिनोफ्थलीन अपनी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, फिनोफ्थलीन बन गई। ठीक है, फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन, ये तो सही है, तो ये तो गलत हो गई, ठीक। और ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ठीक है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा था इन द रिएक्शन 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3, what will be the number of moles of product formed starting with 1 mole of A, 0.6 mole of B and 0.72 moles of C। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसे, लिख लो रिएक्शन 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3। ये हो गया 1, ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.72। इसमें मैं लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करो, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो। सबसे आसान तरीका, तो ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.24। तो ये हो गया LR। अब इसके 3 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल। 3 से कितना बन रहा है, 1 मोल। तो 0.72 से कितना बनेगा, वन अपॉन, वन अपॉन कितना बनेगा, 0.72, 1/3 इंटू 0.72। तो ये 0.24 हो गया, तो आंसर 0.24 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ डाइलाइट्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड हाइड्राइड्स स्टेडली इन द सीक्वेंस। अब कैसे कर रही है, तो ऊपर से नीचे आने पे हाइलाइट्स की स्टेबिलिटी, डाइलाइट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। स्टेडली कर रहा है तो मतलब कोई भी वेरिएशन करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ठीक। अब हम लोग पहुंच गए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हम लोगों को इंटीजर वाले क्वेश्चन करने हैं, तो इंटीजर वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। पहला सवाल, हमसे पहला सवाल कह रहा था सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्स कॉम्प्लेक्स व्हेन एक्सेस ऑफ केसीएन एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो केसीएन की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराएंगे तो क्या बनता है, K3CuCN4 बन जाता है। क्या बन जाता है, K3CuCN4 बन जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गई और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गई। तो टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फॉर हाउ मेनी रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिक्रीज इन टेम्परेचर और प्रेशर के लिए देखो, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए अगर फेवर हमें फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है, तो हमें रिएक्शन चाहिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक ये है, ये है, ये है, ये तो एंडो है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक। और प्रेशर अगर हमें कम करने के बाद हमें रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए तो हमें डेल्टा एन जी कैसा चाहिए, डेल्टा एन जी पॉजिटिव चाहिए। डेल्टा एन जी पॉजिटिव देखना जरा किस में आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है और इसमें निगेटिव आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यानी केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसके साथ ये पॉसिबल है। कंडीशन क्या चाहिए थी, एक्सोथर्मिक विद डेल्टा एन जी पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा था मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर एन एल्कीन हाइड्रोकार्बन टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें एल्कीन अगर बनानी है तो H ले लें, CH3 ले लें, एक तरफ ले लें CH2CH3 और एक तरफ ले लें एल्कीन। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 कार्बन चाहिए हमें। आसान सवाल है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 36.5 grams of HCl in 123.5 grams of ethanol if the density of the solution is 0.8। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है तो डायरेक्ट रिलेशन से कर सकते हैं, वैसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं।
मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन जो आ गया वो आ गया 36.5 प्लस 123.5, यानी कि आ गया कितना 24 हो गया, और ये 160 हो गया, 160 ग्राम्स आ गया। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, तो 160 अपॉन 0.8 आ गया, तो ये आ गया 200 ml। ठीक, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 36.5 अपॉन 36.5 डिवाइडेड बाई इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, तो 5 मोलर आ गया, ये सोल्यूशन आ गया, आंसर आ गया 5 मोलर। ठीक, अगला क्या कह रहा था, सम ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और 7 होती है, इसकी +6 होती है और इसकी +7 होती, तो सम आ जाएगा 13। ये बात ध्यान रखने की है। तो इस तरह से हमने ये पेपर भी डिस्कस कर लिया, और पेपर्स में सेंड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना, पेपर आते रहेंगे। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।